आज आपके बीच में मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल के पूरा होने के बाद हर जनपद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। पार्टी की तरफ से मेरी ड्यूटी रोहतक जनपद में लगाई गई। 2014 में जब से सरकार बनी है, हर वर्ष मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाते हैं। कहीं सांसदों की ड्यूटी लगती है, कहीं केंद्रीय मंत्रियों की, और फिर कार्यकर्ता उस बात को जमीन तक लेके जाते हैं। ये 8वीं एक तरह से रिपोर्ट कार्ड, मोदी सरकार का 8वां रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में मैं लेकर आया। इस 8 रिपोर्ट कार्ड से पहले मैं उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी 2009 से 14, उसके बारे में भी 2 बात कहना चाहता हूँ। 2009 से 14 के बीच में वो दौर घोटालों का दौर था इस देश में, चाहे 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो। शायद ही कोई हफ्ता 10 दिन ऐसा गया हो जब इस देश ने नया घोटाला ना देखा हो। उस समय पे लोगों ने बड़े विश्वास के साथ देश का नेतृत्व मोदी जी को संभाला था। 2014 में पहली जब मोदी जी ने शपथ ली तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीब की सेवा के लिए समर्पित है। इस सरकार के 2 ही वो रहे हैं, विकास की बात, डेवलपमेंट, और गरीब सेवा। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो शायद ये जो दौर रहा है 9 साल का, इसमें जितने नेशनल हाईवे बने हैं, आज़ादी के बाद जितने बने उतने ही 9 साल में बने। चाहे रेलवे का काम हो, फ्रेट कॉरिडोर हो, वाटरवेज हो, 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मोदी सरकार का प्लान है टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। उसके साथ साथ गरीब सेवा, अगर आप देखेंगे तो जिस तरह की योजनाएं जो एक गरीब के घर में आवश्यकता है, वो शौचालय से लेके प्रधानमंत्री आवास योजना में घर की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे बिजली हर घर को देने की बात हो। आज़ादी के इतने साल बाद भी हर घर को बिजली नहीं मिल पाई थी। और मुझे तो हरियाणा में हूँ तो मैं यहीं पढ़ा हूँ। जब मैं रोहतक से गुजर कर जाता था तो मैंने वो दौर भी देखा है कि जब हमारी महिलाएं सिर पे घड़ा लेकर आती थी। जल जीवन मिशन से वो काम भी प्रयास किया है सरकार ने। करीब 10 करोड़ से ज़्यादा घरों को हम पानी पहुंचा चुके हैं घर में, और सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर को जल। ये सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है। अगर आप इस देश की इकोनॉमी देखो, पिछले 9 वर्ष में कोरोना के बाद अपने पड़ोसी देश की श्रीलंका की हालत, जिनकी इकोनॉमी हमारे जैसी थी, और उसमें भी भ्रष्टाचार का स्तर वही था जो कांग्रेस सरकार में था, वही श्रीलंका में हालात थे। आज श्रीलंका दिवालिया है, पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पे है, यूरोप से लेकर अमेरिका तक आप देखेंगे तो आर्थिक मंदी की चपेट में है। सिर्फ हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो 6.5% की विकास दर हासिल किए हुए है, और कहीं कोई इकोनॉमी की दिक्कत हिंदुस्तान में नहीं रही। हर फील्ड में काम करने का प्रयास किया। जब कोरोना काल था तो एक तरफ तो लॉकडाउन था, एक तरफ मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत को बनाने की कल्पना में व्यस्त थी। हर मंत्रालय को कहा गया कि जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसकी एक प्लानिंग की जाए कि बाहर से इंपोर्ट ना हो। हर मंत्रालय ने इसके ऊपर काम शुरू किया। और मैं एक मंत्रालय का जिक्र करूंगा, रक्षा मंत्रालय का, जिसने इस देश में कभी एक गोली नहीं बनी। उस देश में इस साल हमने 15,000 करोड़ का तो एक्सपोर्ट किया है रक्षा के क्षेत्र में, और करीब 1.25 लाख करोड़ की खरीद भारतीय कंपनी जो लगी है पिछले 5-6 सालों में, उससे खरीद रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। और आने वाले 5 से 10 साल में शायद हम दुनिया के जो बड़े एक्सपोर्टर हैं रक्षा के क्षेत्र में, उनमें से एक होंगे। आप बात करें, हम सबसे बड़ा इंपोर्ट करते हैं फ्यूल का, तेल का। 10% इथेनॉल पर हम पहुंच चुके हैं इस देश में, और हमारा टारगेट है कि 2030 का टारगेट हम लेकर चले थे, लेकिन अब टारगेट रिवाइज किया कि 2025 तक इस देश में टोटल पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा, जो कई लाख करोड़ जिसकी कीमत बैठती है, और जो कहीं ना कहीं किसान को फायदा पहुंचेगा। चूंकि इथेनॉल या तो गन्ने से बनेगा, या मक्का से बनेगा, या चावल से बनेगा। तो आत्मनिर्भरता की तरफ लगातार इस सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। क्या है साथियों, इस 9 साल के समय में जैसे मंत्री जी बता रहे थे, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने हर एक तबके के लिए, किसानों के लिए, खेती और मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड भाइयों के लिए, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, आपके फौजी भाई, स्वतंत्रता सेनानी, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, हर एक खिलाड़ियों के लिए, हर एक तबके के लिए मोदी सरकार ने और साथ साथ हरियाणा सरकार ने बिल्कुल पैरेलल चलते हुए
गजब के काम किए, बहुत अच्छे काम किए, बड़ी नई नई योजनाएं लोगों के लिए दी हैं। अंत्योदय जो गरीब से गरीब आदमी है उस तक किस तरह से सरकार का लाभ पहुंचे, ऐसी योजनाएं दी गई हैं। रोहतक के लिए और झज्जर के लिए भी पहले पीछे से बातें आती थी कि भाई झज्जर में क्या किया, रोहतक क्षेत्र में क्या किया, रोहतक लोकसभा में क्या किया, ऐसी ऐसी बातें निकल कर के आती थी। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि पीछे सोचते थे हम कि वो कैसे पूरे होंगे, उन कामों को जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप दिया जा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे हमने आवाज़ उठाई थी जब हम सांसद बने थे कि भाई भादरगढ़ से सांपला तक मेट्रो को जोड़ा जाए, ये आवाज़ उठाई थी। कई काम ऐसे होते हैं जो आवाज़ उठाओ तुरंत हो जाते हैं, कई कामों में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन सरकार गंभीर है। और आपने देखा कि आप पीछे बजट में ये घोषणा की गई कि भादरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो लाइन को जोड़ा जाएगा पहले फेज में, उसके बाद सांपला तक भी आएगी। और एक सबसे बड़ा काम अभी जो पीछे हुआ है 3-4 दिन के अंदर, जो आवाज़ उठाते थे कि भी झज्जर को दिल्ली से जोड़ा जाए। आपको याद होगा झज्जर को दिल्ली से जोड़ा जाए। दिल्ली से झज्जर कैसे जोड़ेगा? रेलवे लाइन से, कि उसको फर्रुखनगर से जोड़ते हैं तो बिजवासन, फर्रुखनगर से बिजवासन जाती है। तो आप देखेंगे कि 1235 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूर हुआ है। फर्रुखनगर से झज्जर लाइन के लिए सरकार ने मंजूर किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है। तो बहुत सारी चीजें, आप एक एक चीज में आपको बताऊं, आपका 152D है, इसका फायदा कितना रोहतक को मिल रहा है? आपको महम को मिल रहा, कलानौर को मिल रहा। जो कलानौर की बात करते हैं झज्जर से, तो कितना शॉर्ट डिस्टेंस हो गया है अपना रोहतक से चंडीगढ़ का, कितना शॉर्ट डिस्टेंस हो गया है। आपका जो मेरठ वाला जो रोड है उसका आप देखेंगे कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। माननीय हमारे मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी ने सोनीपत में उसका उद्घाटन किया था। और वो आप देखेंगे कि झज्जर से वाया सांपला सोनीपत का डिस्टेंस भी कितना कम हो गया, मेरठ तक वो कितना फास्ट हो जाता है, ट्रैक जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो रोहतक के लिए। और एक और सबसे बड़ा काम हुआ है ऑर्बिटल कॉरिडोर। आप सबको पता है पलवल से ये आसोदा तक की जो मंजूरी मिली है, कितना बड़ा काम, 5600 करोड़ रुपया लगा करके उसका उद्घाटन भी, उसका पत्थर भी रख दिया गया है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत सारे काम ऐसे हैं। अब रोजाना जब बात होती है किसानों के लिए, अब देखिए सरकार ने 2 दिन पहले MSP जो है खरीफ की फसल पर MSP बढ़ाई है। हमारा बाजरा, हमारे प्रदेश में बाजरा होता है, बाजरे के ऊपर फसल के MSP बढ़ाई है। तो सब तबकों का ध्यान सरकार रखती है, मजदूरों के लिए, गरीब आदमी के लिए। आप देखें आवास योजना गरीब के लिए, आप देखें आयुष्मान योजना। हरियाणा सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चिरायु जो योजना बनाई है। उस योजना में क्या होगा कि जिसकी आमदन 3 लाख रुपए तक जिसकी आमदन है सालाना की, जैसे आयुष्मान योजना थी 1,80,000 की आमदन 1 साल की, अब चिरायु योजना में जिसकी आमदन 3 लाख है उसको उसका लाभ मिलेगा। तो बहुत सारी लोगों को, गरीब आदमियों को आवास, स्वामित्व योजना शहरियों के लिए, जिनके पास जो 20-20, 30-30 साल से निगम की दुकानें थी, किराए पर बैठे थे, उनको हक देना। और गांवों में जो आप देखेंगे स्वामित्व योजना, लाल डोरे के अंदर बिल्कुल इजाजत नहीं थी, लाल डोरे में कितना चक्कर पड़ता था। अब लाल डोरे की भी एरियल सर्वे करा करके केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार ने इसको स्वामित्व योजना के तहत अब मालिकाना हक दे दिया, यानी कि गरीब आदमी भी अपने मकान की रजिस्ट्री करा करके अपना नया काम शुरू कर सकता है, उस पर लोन ले सकता है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें जो है सरकार ने की है। रोज कोई ना कोई IAS कोई पकड़े जा रहे हैं, तो आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए। अच्छा, आप तो पहले खुद आप आरोप भी लगा चुके थे, हालांकि आप पीछे हट गए। देखिए अमृत योजना के आपने जो यहाँ पे घोटाले का आरोप लगाया था, विपक्षी तो बार बार आपको कोट कर रहे हैं कि पंडित जी ने ये कहा, तो इस पे क्या हो गया? एक मिनट प्लीज। देखिए, कोई आरोप जो है, देखो शान से कोई भी बात की जाती है वो थोड़ा चौकसी के लिए की जाती है, भाई काम सुचारू रूप से अच्छे तरीके से। कोई आरोपों का मतलब ये नहीं होता है, आरोपों का मतलब कुछ काम किस तरह से सुचारू रूप से चले। कोई भी सांसद व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई बात बोलता है तो इसका मतलब हो गया, वो काम कंप्लीट हो गया।
काम तो चल रहा है, काम तो हो गया काम काफी। आज आपने देखा नहीं, आज बनवारी लाल जी ने उद्घाटन किया है। अभी करेंगे। बनवारी लाल जी अभी प्रोग्राम मेरे ख्याल अभी चल ही रहा है। इतना बड़ा उसमें काम को जो है उसका उद्घाटन किया, वो ये पानी वाला है समस्या का जो था 35 करोड़। हाँ 2024 बोलो है? काम तो मेरे ख्याल में 90% कंप्लीट हो गया है। मैं एक निवेदन करूं, एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट सुन लो भाई। अरविंद शर्मा जी आपके सांसद हैं, हमेशा आपके बीच में रहते हैं। आज का मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार का नहीं है, आज का मुख्य उद्देश्य 9 साल जो केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं उसके बारे में आपसे बातचीत करना था। ये आपके बीच में रहेंगे, आप इनसे फिर बात करते रहेंगे। मंत्री जी, आपने एक बात कही थी कि हम तेल उत्पादन में हमारा बहुत बढ़िया काम चल रहा है, एथेनॉल मिलेगा, लेकिन आप अगर एक हिसाब देखिए महंगाई के हिसाब से क्या लीटर भाव है तेल का, आम लोगों को तो अपनी जेब से वो पैसा देना, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, आपको 2009 से 14 की महंगाई की दर देख लो और हमारी देख लो, और एक उस समय 2014 में कितने रुपए पेट्रोल डीजल में जाए, आज कितने हैं। ये दोनों चीजों का आप कंपैरिजन कर लो कि उस समय क्या थे और बाकी महंगाई की दर इस सरकार में 9 साल में आजाद भारत के इतिहास में अगर आप एवरेज निकालेंगे तो सबसे कम महंगाई की दर मोदी सरकार के दौरान रही है। और मैंने कहा कि इसी हमने इथेनॉल को बढ़ावा दिया है, कई लाख करोड़ की बचत है विदेशी मुद्रा की, चूंकि 10% कूद चुके हम। जब हमारी सरकार आई मात्र 2% इथेनॉल की मिक्सिंग थी देश में, आज 10% है, 2025 तक 20% ले जाना है। उसके बाद अगला टारगेट ये सरकार तय करेगी। एमएसपी अनाउंस की गई है और शाहबाद में किसान भी एमएसपी ही मांग रहे थे जी, कहाँ दिक्कत आ रही, क्यों एमएसपी नहीं मिल रही? देखिए, केंद्र सरकार 22 फसलों की एमएसपी और 23वीं गन्ने की एफआरपी डिक्लेयर करती है। इन 22 फसलों में केंद्र सरकार गेहूं और चावल की सीधी खरीद करती है, जो हरियाणा में हर जगह हो रही है और शायद पिछली सरकारों से कई गुना ज़्यादा हो रही है, कहीं ये कोई समस्या नहीं। उसके अलावा जो फसल हैं जिनकी एमएसपी 20 की ओर करती है केंद्र सरकार डिक्लेयर, वो ज़्यादातर प्रदेश सरकारें उसकी खरीद करती हैं। हरियाणा में मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब फसलों की खरीद हुई है, लेकिन आपका हरियाणा ऐसा प्रदेश है कि बाजरा बेचने के लिए तो राजस्थान का किसान आता है और धान और गेहूँ बेचने के लिए उत्तर प्रदेश का किसान आपके प्रदेश में आता है। ये सूरजमुखी पे बात थी, इसके ऊपर कल निर्णय हो चुका कि खरीद होगी। कई बार इन बातों में चूंकि ये खरीद रेगुलर नहीं होती, जब इसमें कई बार रेट एमएसपी से नीचे आ जाते हैं तो सरकार इसमें बीच में कूदती है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन अगर किसान की बात करो, मैं कृषि राज्य मंत्री रहा हूँ दोस्त। जब 2014 में मैं इस मंत्रालय में गया तो पूरे देश का कांग्रेस ने जो बजट दिया था उस साल 22,000 करोड़ रुपए बजट था इस पूरे मंत्रालय का, कृषि मंत्रालय का। और आज कृषि मंत्रालय का बजट 2 मंत्रालय बन गए, इनमें हस्बेंड्री अलग हो गया। कृषि मंत्रालय का बजट है 1,25,000 करोड़ रुपए और मेरे मंत्रालय का हस्बेंड्री का जो 2014 में 1,500 करोड़ बजट था ना, उसमें एक योजना एफएमडी वैक्सीनेशन की 12,500 करोड़ की है। तो इतना अंतर किसान के लिए आया है। भाषण तो पहले अगर किसान की सब समस्याएं दूर होगी होती 60 साल में जो कांग्रेस ने राज किया, हमें तो 9 साल हुए राज में। मैं तो नहीं कहता कि 9 साल में सब चीजें ठीक होगी, लेकिन पहले से बहुत बेहतर करने का प्रयास इस सरकार ने किया और बेहतर होगा। सर 9 साल में सर आंदोलन किया किसानों ने, अब भी लाठीचार्ज हो रहे हैं किसानों के ऊपर और आप ये कह रहे हैं कि सारी चीजें ठीक हो रही हैं। आप कंपैरिजन करते हैं पुरानी सरकार से, तो ये क्या है फिर? देखिए, 13 महीने का आंदोलन में कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ, पूरी दिल्ली घेरे रखी। किसान के प्रति सेंसिटिव इतनी है सरकार कि दिल्ली के बॉर्डर बंद होते हैं, कहीं बल प्रयोग नहीं हुआ। आखिर में उनकी मांग मानी, वो अलग मुद्दा है कि भविष्य में आप भी कहेंगे मेरे यहाँ के किसान भी थे, लेकिन इस साल जब हरियाणा सरकार ने रोक दिया ना बॉर्डर कि नहीं यूपी की जीरी नहीं आएगी, तो वही किसान नेता थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम भी तो यही कहते कि किसान को अपना उत्पाद ले जाने की आज़ादी है, कहीं भी जाके बेच सके। यही तो सरकार ने अलाउ किया था और अब फिर वही किसान नेता वही बात मांग रहे हैं हमसे जिस बात के ऊपर आंदोलन चला। पहले मैं किसान के ऊपर लाठीचार्ज को कहीं जायज नहीं ठहराता, कभी भी नहीं ठहराता। कल क्या परसों वहाँ क्या परिस्थितियाँ रही वो उसकी जानकारी मुझे तो इतनी है नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है, लाठीचार्ज को अवॉइड हमेशा करना चाहिए। और मैंने कहा कुछ बात तो किसान सरकार को आप कोई तो टाइम दोगे। ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है इस देश में के हर मुद्दे के ऊपर आप बिल्कुल, जब हाईवे के जाम में आप फंसते 6 घंटे तो शायद आप मुझे बात ना कहते।
कहीं ना कहीं बातचीत से भी कुछ समस्याओं का सुलझाना होना चाहिए। सरकार को एक मौका तो दोगे कि सीधा के सीधा जाके हर व्यक्ति अगर बैठने लगेगा तो फिर तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा दोस्त। अच्छा, आपने कहा कि 9 साल में सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन हाल ही में कर्नाटक का चुनाव हुआ था, वहाँ कर्नाटक का चुनाव हुआ, वहाँ पार्टी हारी। आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर RSS के जो एफिलेटेड मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उसने कहा कि मोदी करिश्मा और हिंदुत्व नॉट एनफ टू विन इलेक्शन। देखिए, प्रदेश के चुनाव का अपना मिजाज है और केंद्र के सरकार चुनाव का अपना मिजाज है। 2018 में हम 3 प्रदेश हारे थे, आपके बिल्कुल पड़ोस का राजस्थान भी हारे थे। 4 महीने बाद लोकसभा हुई, 25 की 25 लोकसभा हम जीत गए। छत्तीसगढ़ भी जीतते, मध्य प्रदेश भी जीतते, हरियाणा में अगर लोकसभा के हिसाब से लगाओगे तो 10 की 10 सीटें जीतते थे, और शायद विधानसभा की भी 75 के करीब, 75 उस हिसाब में, लोकसभा के हिसाब में आप निकालोगे तो हर चुनाव का अपना मिजाज होता है। जब लोकसभा आता है ना, तो आप सिर्फ सांसद नहीं चुनते, आप केले अरविंद शर्मा को नहीं चुनते, आप ये ध्यान में रख कर वोट देते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। चूंकि देश को सांसद नहीं, प्रधानमंत्री चलाता है, सांसद तो उसमें सहयोग करते हैं। और जब चेहरा मोदी जी का आता है तो सामने ये नहीं पता विपक्ष के पास कोई चेहरा है भी नहीं। ये जो भानुमति का कुनबा है ना, ये पहले भी कई बार जनता देख चुकी, और देश स्थायित्व चाहता है। आंतरिक सुरक्षा के मामले में, विदेश नीति के मामले में हर व्यक्ति ये देखता है कि टेररिज्म का दौर कैसा था इस देश में, जब हर महीने बम विस्फोट होते थे अलग अलग जगह, जब बाहर से आतंकवादी आकर आक्रमण करते थे और यहाँ से सिर्फ पाकिस्तान को धमकी दी जाती थी हिंदुस्तान से, वो दौर भी। आंतरिक सुरक्षा का मामला लीजिए, पूरे देश में आज क्या हालात है और जब क्या हालात थे। तो आम आदमी जब वोट देने के लिए जाएगा केंद्र सरकार की, तो मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता उसके पास कोई विकल्प होगा। नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है क्या? आपने कहा कि पीएम चलाता है, देश चलाते हैं, तो सांसद जो है वो तो पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनको कैसे फेस करना पड़ता है वो भी तो आप देखो ना। पब्लिक उनसे काम पूछती है, विकास की बात करती है, तो वो कहाँ से करवाएंगे? तो सांसद ने, देखिए मैं बता रहा हूं वैसा, आज मुझे देने दो। सांसद का काम केंद्र सरकार से जुड़े काम लेकर आना है, और सांसद लिस्ट लेकर आया है, और सांसद के, मेरी लिस्ट के हिसाब से सांसद ने 10,000 करोड़ रुपए के करीब काम बताए। उसके बाद जगह जो प्रदेश के काम है वो विधायकों से पूछो, वो आप सांसद को ना उस पर जोड़ो बिना बात के, हर बात में सांसद के ऊपर बैठा। सांसद का काम मोदी जी के काम लेकर आपके बीच में आना है, और सांसद ने अपने पूरे काम गिनवाए। क्या उसके बारे में मैं बोलूं, जिसने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, और क्या उसके जब पद पर आ, जब तो कभी उसके कुछ याद नहीं आया। आप उसके बारे में कहना चाहते हैं? जो इमरजेंसी में एक नेता था, इमरजेंसी में जो कांग्रेस में शामिल हुआ था सरकार के दबाव में, उनको वही थे जिनका आप नाम ले रहे लोकदल से, चौधरी चरण सिंह को छोड़ के। और उसके बाद कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें वे नहीं रहे? और जब 5 साल पद पर रहे तो कुछ याद नहीं आया, पूरा हो गया। पद से उठाते देश की सुरक्षा पर सवाल उठाना, जिसका इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा, उसको बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप हमसे खिलाफ हो सकते हैं, खूब हमारी निंदा कर सकते हैं, हमारी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, पर देश के इस तरह के सवाल देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी पार्टी बड़ी है, इंडिविजुअल चेहरा बड़ा है जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी बड़ी है या इंडिविजुअल चेहरा बड़ा है? भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, ये एकमात्र ऐसी पार्टी है, कोई कांग्रेस की तरह नहीं है। यहाँ संगठन का सिस्टम बहुत बड़ा है और बहुत मजबूत है, और मोदी जी हमारे चेहरा है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर वो चेहरे ने अगर संन्यास ले लिया राजनीतिक पार्टी से, तो फिर कौन सा चेहरा होगा? क्यों जब ऐसी स्थिति आएगी, उनसे पहले भी लीडरशिप थी, और अब मोदी जी लीडर हैं, आगे भी भारतीय जनता पार्टी में लीडर हैं, क्या दिक्कत है इसमें? मंत्री जी, जब से प्रधानमंत्री ने सेंगल स्थापित किया है पार्लियामेंट के अंदर, उस पर विवाद काफी गहरा गया है। अभी हिंदू के जो वाइस चेयरमैन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा ये कहा है कि ये माउंटबेटन ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हैंडओवर नहीं किया था, बल्कि एक प्राइवेट मठ द्वारा नए प्रधानमंत्री के बनने की खुशी में प्रधानमंत्री को हैंडओवर किया जाता। देश को क्यों भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब या तो उसी की बात सारी मानोगे तो मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, जितनी आपकी जानकारी इतनी मेरी जानकारी, लेकिन कोई एक एडिटर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसका जवाब मुझे तो नहीं लगता मुझे कोई देना चाहिए। ये तो एक प्रतीकात्मक चीज़ें होती हैं, प्रतीकात्मक है। अब तो ये कहोगे आप राम मंदिर, धारा 370, ये हमारे मूल सब्जेक्ट थे। हम अपने जो मूल मुद्दे हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होता है, उन्हें लेकर आगे बढ़ रहे लगातार, और उन मूल मुद्दों में ये बातें भी हैं जो पुरानी हमारी रीतियाँ नीतियाँ हैं, उन्हें हम आधुनिकता के साथ जोड़ कर आगे बढ़ रहा है देश। तो सबके अपने विचार हो सकते हैं, उनका अपना विचार है, वो अपना विचार अपने पास रखें। पार्लियामेंट बनाना गलत था क्या? और मठ में तो काफी अंतर हो गया था। मुझे तो यही पता लगा था कि माउंटबेटन ने दिया, आपने नई बात बताई, ये शोध का विषय है। लेकिन द हिंदू ने वो द हिंदू कोई देश का संविधान तो नहीं है। दिखाया है
कि उसमें भाई दा हिंदू देश का संविधान थोड़ा है। तो ये बात भी संविधान में नहीं लिखी हुई ना सर, जो आप नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको मानना वो मानने, जिसे नहीं मानना बिल्कुल ना मानने। हमने कब कहा जिसकी भावना इससे जुड़ी है उनका सम्मान कीजिए, जिसकी नहीं जुड़ी वो रहने दीजिए। सर बेटियों के मामले में, बेटियों के पहले एक सेकंड सर, बेटियों के मामले में फर्ज कर दिया आप लोगों ने, अब भी कुछ नहीं किया जा रहा है। हाँ विलम्ब हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि कल इसका हल निकला है, और हल ऐसा निकला है कि शायद जो हमारे पहलवान है वे भी संतुष्ट हैं, तो विलम्ब जरूर हुआ है। गिरफ्तारी होगी ब्रजभूषण की? हो रही है, वो तो वही बात कर रहे थे, वही बता पाएंगे जब कल बात हुई उनकी। गृह मंत्री के जाने के बाद भी मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है। जी, वहाँ दो समुदाय के बीच में झगड़ा है जिसमें काफी विकराल रूप धारण कर लिया, क्या कारण है ऐसा वहाँ? देखिए मैं वहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, इतना पता है कि गृह मंत्री 3 दिन रह का है और सरकार पूरी गंभीरता से उस पर काम कर रही है। और नॉर्थ ईस्ट में इस हिंसा को अगर आप छोड़ दें तो 9 वर्ष में नॉर्थ ईस्ट में हर जगह हिंसा थी, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं। ये भी आपसी झगड़ा है, कोई आतंकवाद या वो नहीं, जिस तरह के कई बार हो जाते हैं, सरकार उस पर पूरा प्रयास कर रही है। धन्यवाद। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों की मुद्दे उठाते थे, उनके उठाने के तरीके में और राकेश टिकैत में कितना अंतर है? सबके अपने अपने तरीके हैं दोस्त, उनका अपना तरीका था, राकेश जी का अपना तरीका है। महेंद्र सिंह टिकैत की एक बात तो मेरे याद है कि जब आप किसी धरना प्रदर्शन करें, 1 रुपए की बात करें, 25 पैसे किसान के लिए ले लें और 75 पैसे छोड़ दें, अगली लड़ाई की तैयारी करें, वो अपने भाषण में बात कहते थे। हमेशा मैंने उनके भाषण सुने हैं। और देखिए महेंद्र सिंह टिकैत का बहुत बड़े नेता थे, वो तो एक तरह से संत थे, आप ये कह सकते हैं। मंत्री जी, राहुल गांधी ने कहा देश में गरीब और अल्पसंख्यक ऐसा महसूस कर रहे हैं, डरे हुए, भयभीत है। सबसे ज्यादा भयभीत तो राहुल गांधी है, जो देश में नहीं बोलता विदेश में बोलता है। सबसे बड़ी समस्या तो उसे ही है। जिस व्यक्ति को इतनी उम्र में ये भी समझना हो कि घर की बात घर में कर लें, बाहर मत करें, क्या टिप्पणी करें उसके ऊपर। आप खुद सोचिए, क्या वो ऐसी बातें करके जो विदेश में कर रहे हैं बात, देश की छवि बढ़ा रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। इस देश में सब आनंद में है, कहीं कोई जाति और धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं है इस देश में। अच्छा मंत्री जी, आप पशुपालन डेयरी मंत्री हैं, आपके पास मंत्रालय है। जिस तरह से हमारा देश एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और पशुपालन भी उसी में आता है, फिर भी दूध की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। अतीत में डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्लियामेंट में कहा था कि यहाँ 65% दूध और दूध के प्रोडक्ट नकली बिक रहे हैं। आपके पास क्या डाटा है कि कितना नकली है यहाँ? हर्षवर्धन जी ने कभी ये बात नहीं कही पार्लियामेंट के अंदर। नहीं जी, देखिए FSSAI की रिपोर्ट है, 3% अल्ट्रेशन मात्र मिली थी, जो एक सर्वे हुआ था। और दूध में देश पूरी दुनिया में नंबर 1 है, आत्मनिर्भर है। और अब तो उससे कदम आगे बढ़ के, अब तो जो व्यक्ति को सुविधाएं थी ना, अब तो केंद्र सरकार ने एम्बुलेंस भी चलाई है, वेटनरी एम्बुलेंस आपके हरियाणा में भी आ चुकी है। यहाँ तक हम आगे बढ़ गए, देश नंबर 1 है पूरी दुनिया में दूध में। और दूध की जो ग्रोथ रेट है इस समय 7% से ऊपर है। एक हरियाणा से संबंधित सवाल, क्या जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन टूटने का ग्राउंड तैयार होना शुरू हो गया है क्या? ये तो मेरे विचार से प्रदेश महासचिव हैं, ये ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे, क्योंकि मेरा काम इससे जुड़ा हुआ नहीं है कि मैं उस पर निर्णय ले सकूं। आपको जिम्मेदारी दी गई है 2024 नहीं, मुझे गठबंधन की जिम्मेदारी नहीं दी गई। 2024 के चुनाव की जिम्मेदारी। अगर मुझे कुछ बेहतर लगेगा तो मैं अपनी पार्टी को बताऊंगा, पहले आपको नहीं बताऊंगा।